नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फेसबुक लाइव में। और आज संडे का दिन है और आप सभी को खबरों से ज़रूर आज भी राब्ता होगा। आज खबरें क्या हैं उसके बारे में आप ज़रूर जानना चाहते होंगे और इसी वजह से जनसत्य न्यूज़ जब खबरें आपके सामने लेकर आता है पूरी डिटेल के साथ, और पूरी ये हमारी कोशिश रहती है सुबह, क्योंकि संडे का दिन है, लोग थोड़ी देरी से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो खबरें आपको बता देती हूँ। बात करेंगे कि भारती सिंह, कॉमेडियन भारती सिंह, जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया था एनसीबी के द्वारा, उनके पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया, हर्ष लिम्बाचिया को, और अब इन दोनों को कुछ ही देर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनके घर पर ड्रग्स पाया गया था और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी एनसीबी ने की थी। कल शाम को ही गिरफ्तार हो गई थी भारती सिंह, लेकिन कुछ समय के बाद उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को गिरफ्तार किया गया और इस वक्त उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया है और अब से कुछ ही देर बाद उनकी कोर्ट में पेशी हो जाएगी। तो दोनों पर ड्रग्स लेने के चार्ज हैं। ये अभी तक जो जानकारी एनसीबी के डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, उनकी तरफ से मिली है कि इन दोनों ने ड्रग्स कंज्यूम किया है। ड्रग्स कंज्यूम करने के चार्जेस इन लोगों पर हैं और इन्हें किला कोर्ट में आज पेशी के लिए ले जाया जाएगा और वहां से ये तय होगा कि इन्हें कितने दिन की हिरासत मिलती है। एनसीबी क्या डिमांड करती है, कितने दिनों की हिरासत की डिमांड करती है। भारती और हर्ष लिम्बाचिया की जो दोनों के जो नाम हैं, एक्चुअली इससे एक दिन पहले ही एक ड्रग पैडलर गिरफ्तार किया गया था एनसीबी के जरिए और उन्होंने इन दोनों का नाम लिया था। और ये भी जानकारी मिली थी कि इनके घर में ड्रग्स की बरामदगी होगी। और जब कल सुबह पहुंची थी भारती के घर पर एनसीबी की टीम, तब इनके घर से बकायदा ये ड्रग्स बरामद की गई है। अब भारती सिंह, जो कि देश में आप कह सकते हैं कि क्वीन ऑफ कॉमेडी है, फीमेल सेक्शन में अगर किसी ने बहुत बड़ा नाम हासिल किया है छोटे पर्दे पर कॉमेडी के क्षेत्र में, तो वो भारती हैं। और भारती का नाम इस तरह से सामने आना और उसके बाद उनके जो फैंस हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा आहत हो गए। लेकिन फिलहाल जो उनके ऊपर चार्जेस हैं ड्रग्स कंज्यूम करने के, उसके तहत उनकी पेशी से होने वाली है। आप सभी लोग जो जुड़े हुए हैं कमेंट के जरिए आप अपनी बात रखिए, बताइए आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। कुछ और खबरों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं देन यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज लेट्स दिस कन्वर्सेशन बी इंटरेक्टिव। और वंश कुमार है, कह रहे हैं कि ये ड्रग्स ही दिख रहा है। कभी दिल्ली में जो हो रहा है इसके बारे में, कोरोना के बारे में यू मस्ट बी सेइंग। और जनसत्य न्यूज़ अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको सभी के बारे में जानकारी और खबर मिलेगी, कोरोना के बारे में भी मिलेगी। और क्योंकि बड़ी खबरों से हम शुरुआत करते हैं और सभी खबरों पर बात करते हैं, तो इस वजह से भारती सिंह की खबर को पहले प्राथमिकता दी गई है। और उसके बाद हम दिल्ली में जो कोरोना की स्थिति है उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। और बहुत अच्छी बात है आप सभी लोगों का जागरूक होना और अपने मुद्दों को समझना, किस बारे में आप जानना चाहते हैं उसके बारे में कहना बहुत अच्छी बात है। तो वंश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बात को रखने के लिए। लेकिन ये बात आप तक हम पहुंचाएंगे, कोरोना की जो स्थिति दिल्ली में है उसके बारे में भी बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। तो अगर भारती सिंह की मैं दोबारा से बात करूं तो उनकी पेशी अब से कुछ ही देर में कोर्ट में हो जाएगी। इससे पहले एनसीबी ने कल ही मुंबई के 3 ठिकानों पर छापेमारी की थी और उसके बाद भारती सिंह इससे हालांकि इससे पहले ही गिरफ्तार हो चुकी थी और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया भी। और अब इससे कुछ देर बाद उनकी 11:30 बजे का ये समय रखा गया है उनकी पेशी का। अब कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो उनकी पेशी के दौरान और उसके बाद साफ होंगी कि एनसीबी क्या बताती है कि क्या क्या चार्जेस उन पर लगाए हैं। हालांकि अभी तक ड्रग कंज्यूम करने का है सिर्फ चार्ज, लेकिन उसके बाद एनसीबी कितने दिनों की डिमांड करती है उनकी हिरासत की। अगर हम रिया चक्रवर्ती के केस की बात करें तो 14 दिन, और इस तरह से अलग अलग, पहले 4 दिन की और फिर 14 दिन की उनकी और उनके भाई की, इस तरह से रिमांड ली गई थी, चार्ज लिया गया था। और अब भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया की कितने दिनों की हिरासत की मांग करती है एनसीबी, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो फिलहाल मेडिकल टेस्ट के लिए उन्हें ले जाया गया है, हर्ष को और भारती को, और साथ ही जो 2 और ड्रग पेडलर पकड़े गए थे उन्हें भी मेडिकल के लिए ले जाया गया है और अब इन्हें एक साथ ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उन्होंने जब भारती सिंह की गिरफ्तारी की थी तो उसके बाद ये जानकारी हालांकि शुरुआती तौर पर नहीं मिली थी कि उन्हें हिरासत में लिया गया था या फिर उन्हें सिर्फ
सिर्फ पूछताछ के लिए लाया गया था, लेकिन बाद में उनकी गिरफ्तारी की बात जो है वो सामने आई थी। अब इस दौरान क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके फैंस और बाकी काफी लोग हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि वो इस खबर के बाद क्या सोचते हैं, उनका क्या नजरिया है। लेकिन भारती सिंह का एक ट्वीट है जो बहुत वायरल हो रहा है। दरअसल 2015 में उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक अपील लोगों से की थी, जिसमें उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम ना करने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए, ये गलत चीज है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और जो लोग इस एडिक्शन में फंसे हुए हैं उनसे वो बाहर निकलने की अपील कर रही थी। अब 2015 का भारती सिंह का ये जो ट्वीट है ये बहुत वायरल हो रहा है। अब लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं और तमाम तरह की बातें कि जो लोग खुद उन बातों को अप्लाई नहीं कर सकते, उन पर अमल नहीं कर सकते, जिनकी दुहाई वो देते हैं, और बहुत सारे हालांकि जो बड़े पर्दे पर लोग आते हैं उनसे हमेशा ये एक आइडियलिज्म की उम्मीद की जाती है, एक ऐसे व्यवहार की, एक ऐसे चरित्र की उम्मीद की जाती है जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है। और गाहे बगाहे ये लोग भी अपनी तरफ से इस तरह के रिक्वेस्ट और ऐसा मैसेज अपनी सोशल मीडिया अकाउंट से लोगों को देते हैं। और ऐसा ही कुछ भारती सिंह ने 2015 में करने की कोशिश की थी, और क्योंकि अब वो ड्रग्स चार्जेस में ही अब गिरफ्तार हो चुकी है तो उनका ये जो ट्वीट है ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। आप लोग भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते। इसके अलावा भारती सिंह की अगर बात करें तो कॉमेडी सर्कस से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, और उस समय इंडिया में जो देसी कॉमेडी है उसका एक चलन शुरू ही हो रहा था, और उसमें एक फीमेल कॉमेडियन का इस तरह से आना और उनका जो एक कॉमेडी का स्टाइल था, हैवी वेट वो थी, और अपने ऊपर ही मजाक बनाना, अपने हर वीक पॉइंट को उन्होंने सार्वजनिक मंच पर रखा, और वो चाहती थी कि लोग सबसे पहले इससे कंफर्टेबल हो जाएं, मैं इससे कंफर्टेबल हो जाऊं, और उसके बाद हम आगे अपनी कॉमेडी को शुरू करें। और ये उनका फॉर्मूला बहुत हद तक चला भी, लोगों ने इसी बात के लिए उन्हें प्रेज भी किया भारती सिंह कॉमेडियन को, और उन्हें एक्सेप्ट भी किया कि जो इंसान कहते हैं कॉमेडी में कि जो इंसान अपने ऊपर हंस सकता है वो किसी को भी हंसा सकता है। तो ऐसा ही भारती सिंह ने किया, और उसके बाद जो उनका करियर है वो बुलंदियों पर पहुंचा, और हर कोई उन्हें आज जानता है। देश के अंदर विदेशों में उनके शोज होते हैं, कपिल शर्मा शो का इस वक्त वो पार्ट है, और फिलहाल उनकी जो गिरफ्तारी की खबर मैंने आपको बताई है। इसके बाद जो भी अपडेट होगा इस खबर पर ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। और कुछ और खबरों पर अगर आगे बढ़ते हैं, उनकी तरफ अगर मुड़ते हैं, तो एक और खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, जहां एक बार फिर से कल रात को पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार दागे गए हैं, गोलीबारी की गई है, जिसमें हमारे एक जवान शहीद हो गए हैं, ये एक जानकारी मिल रही है। और उसके बाद आसमान में एक उड़ती हुई चीज नजर आई, जिसे बताया जा रहा है कि वो एक ड्रोन है, और उसका क्या रोल है, किस वजह से वो ड्रोन उड़ाया गया है, और किसने उड़ाया है, क्या पाकिस्तान की तरफ से आया है, इसे लेकर फिलहाल जो सेना है उस पर अभी जांच कर रही है, उस पर अभी कोई जानकारी हासिल नहीं हुई है। लेकिन जम्मू कश्मीर में लगातार जो फायरिंग हो रही है उससे बहुत चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इस समय इन्फिल्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। जो घुसपैठ करने की कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से भारत में वो बहुत बढ़ गई है। और अभी आपको नगरोटा का केस भी याद होगा, जहां 2-3 दिन पहले ही नगरोटा में 4 आतंकियों को मार गिराया गया है, और इनके पास से असला बारूद बरामद हुआ। जैश के ये जुड़े हुए लोग बताए जा रहे थे, और 26/11 को दोहराने की साजिश इनकी थी, लेकिन उससे पहले ही नाकाम कर दिया गया है भारतीय सेना की तरफ से। और अब आसमान में एक ड्रोन जैसी उड़ती हुई चीज नजर आई है पुंछ के सेक्टर में, पुंछ में, और इसके बाद से अब सेना लगातार एक्टिव हो गई है। और क्योंकि स्नोफॉल होने से पहले ही इस तरह की साजिशों को और ये इन्फिल्ट्रेशन बहुत हद तक तेज हो जाता है, क्योंकि फिर वह बर्फ की चादर चढ़ जाती है, और उसके बीच में वहां खड़े होना, वहां रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से ये जो सीजन होता है इसी में ही बहुत ज्यादा घुसपैठ करने के प्रयास किए जाते हैं पाकिस्तान की तरफ से, और ऐसा ही कुछ होता दिख रहा है। और अगर अभी तक बात की जाए कि किस तरह से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, आतंकी गतिविधियों को और बढ़ाने की कोशिश जम्मू कश्मीर में कर रहा है, तो हाल ही में जैसा मैंने आपको बताया कि जैश के कुछ आतंकी पकड़े गए हैं। और अगर एक नंबर ऑफ पीपल डाइड इन सच सीज फायर,
उसकी अगर बात की जाए तो 2020 जनवरी से लेकर और अभी तक जो अभी प्रेजेंट समय है, इसमें तकरीबन 2000 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। कई जो स्थानीय नागरिक हैं वो इसमें मारे गए हैं और भारत भी लगातार पाकिस्तानी उच्चायोग हो या फिर पाकिस्तान के सेना प्रमुख हो और इसके अलावा भी जो पाकिस्तान बॉर्डर के जो कमांडर हैं उनसे बातचीत के जरिए इसे रिजॉल्व करने की और अपनी आपत्तियां उनके सामने रखने की कोशिशें लगातार करता रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो स्थानीय इलाके हैं उन्हें निशाना बनाया जाए और अब भी एलओसी के पास एक उड़ने वाली चीज देखी गई है, जिसके बाद जो सेना है वो सतर्क हो गई है। और क्या है ये, कहां से आया है, क्या इसका मकसद है, क्या जानकारी लेने के लिए आया है, इससे जुड़ी हुई जानकारियां भी इकट्ठी की जा रही हैं। और इससे पहले भी जो नगरोटा का मैंने जिक्र किया था, बताया गया था कि वो उन आतंकियों को भी ऐसे ड्रोन के जरिए ही हथियार प्रोवाइड कराए गए थे, सीमा को पार कर गिराए गए थे। और इसी के चलते अब पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में ये जो वस्तु दिखी है उड़ने वाली, उस पर चौकस हो गई है हमारी सेना और इसकी पूरी जांच की जा रही है कि आखिर ये है क्या। और 2020 और एग्जैक्ट अगर आपको नंबर बताऊं कि कितने बार सीज फायर हुआ है, तो एक न्यूज एजेंसी के जरिए ये बताया गया है कि अभी तक जनवरी 2020 से अब तक 3200 से ज्यादा सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं हुई हैं, जिसमें 30 नागरिकों की जान गई है और 110 घायल हुए हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि कल भी सीज फायर में हमारे एक जवान शहीद हो गए थे। और पाकिस्तान जो कि समय समय पर कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सामने बेनकाब होता है कि किस तरह वो अपने सरजमी पर आतंकी कैंप्स लगाता है और पीओके में भी इस तरह के कई कैंप लगे हैं। इससे पहले बालाकोट में जो स्ट्राइक की थी भारत ने, वो उसी का ही नतीजा था और उसके बाद से भारत में जो आतंकी गतिविधियां थी उनमें काफी हद तक कमी आई थी। हालांकि अभी ये जड़ से खत्म नहीं हुई है, उसके लिए एक लंबा समय लगेगा क्योंकि इन्हें पनपने में, इन्हें बढ़ने में बहुत समय लगा है। तो ऐसे में अब जो नई सरकार है वो अपने नए तरीकों से इस पर काम कर रही है। और ये जो जानकारी है जिसमें पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, उसमें अब पाकिस्तान के जो बड़े अधिकारी हैं, कमांडर हैं, उनसे बात की जाएगी और उसके बाद जो अपनी आपत्ति है भारत की तरफ से वो रखी जाएगी। तो अब अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और भारत और पाकिस्तान बॉर्डर से अगर हटकर आगे बढ़ें और देश की सियासत पर ही बात करें, तो बिहार में हाल ही में सरकार बनी है और बिहार के अंदर जो मंत्री हैं वो भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दिया है, डॉक्टर मेवालाल चौधरी। लेकिन अब उसके बाद जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री अशोक चौधरी भी चर्चाओं में आ गए हैं। दरअसल बिहार में जो विपक्षी नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने अशोक चौधरी को लेकर एक ट्वीट किया है और उनकी पत्नी पर बैंक धोखाधड़ी के आरोप हैं और उसे लेकर ही उन्होंने निशाना साधा है। दरअसल उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें अशोक चौधरी कह रहे हैं व्हाट अ बिग डील, यानी ये कौन सी बड़ी बात है। उनकी पत्नी पर बैंक से धोखाधड़ी के मामले हैं, जालसाजी का आरोप है और सीबीआई जांच उन पर चल रही है और कोर्ट में भी इस वक्त केस है। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये निष्कपटता इन लोगों की है, बीवी भ्रष्टाचार में लिप्त है और इन्हें नॉट अ बिग डील ये नजर आ रही है। तो ये जो लगातार नीतीश कुमार की जो सरकार है उसमें हाल ही में अभी कुछ मंत्रियों ने शपथ ली थी और उसके तुरंत बाद मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा था अपने भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों को लेकर। और इसके बाद अब एक और मंत्री हैं अशोक चौधरी जिन पर आरोप लग रहे हैं और सिर्फ आरोप लगने से कुछ नहीं होता है, ये अशोक चौधरी ने कहा। उन्होंने कहा कि जब तक चार्जशीट दर्ज नहीं हो जाती है तो इसका कोई मतलब नहीं है। यानी जो उनकी पत्नी पर जो मामला है भ्रष्टाचार का, उनके ऊपर बैंक से धोखाधड़ी का, जालसाजी का मामला है, सीबीआई उस मामले में जांच कर रही है, तो इसे वो एक बड़ा इशू बनाना नहीं चाहते हैं। सीबीआई ने कोई चार्जशीट दायर नहीं की है, ये उन्होंने कहा कि और जो मामला है वो अंडर ट्रायल है, उनकी बीवी पर किसी तरह का जो आरोप है वो सिद्ध नहीं हुआ है। इस वजह से उसे उनके मामले में जोड़ना और उन्हें घेरने की कोशिश करना ये गलत है, ये बात उन्होंने कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसमें हम लोगों को सुना नहीं था, इस वजह से हमने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में इस केस को
डाला है, दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में इस केस को डालेंगे और इसकी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी ये कोई मामला नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार का अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है, उन्होंने इस पर कुछ रिएक्शन नहीं दिया है। और आरजेडी ने ये एक खबर शेयर करते हुए जो लिखा है वो मैं आपको बता देती हूँ। तेजस्वी यादव ने खास तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार के 14 में से 8 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। खबरदार अगर कोई नैतिकता, सुशासन और लोकलाज की बात करेगा। बदलाव के जनादेश के विपरीत अनैतिक सरकार बनाते ही नीतीश जी ने रोजी रोटी, नौकरी, समान काम समान वेतन, कृषि ऋण माफी, बिजली दर कम करना, पुरानी पेंशन लागू करना, संविदा कर्मियों की मांगों को पूर्ण करना, शिक्षा पर बजट का 22% खर्च करने जैसे सकारात्मक मुद्दों को छोड़कर नकारात्मकता को गले लगाया है। तो ये तेजस्वी यादव का कहना है। वो कह रहे हैं कि 14 में से 8 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं और जो बड़े दावे वादे उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान किए थे उन्हें साइडलाइन कर दिया है, उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही। चर्चा हो रही है तो उनके मंत्रियों के भ्रष्टाचार पर, उनके आपराधिक मामलों में लिप्त होने पर। और मेवालाल चौधरी को लेकर भी उन्होंने कई ट्वीट्स किए और नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। और बाद में शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने इसके बाद इस्तीफा भी दे दिया, ये हम सभी जानते हैं। और आप सभी लोग एमडी अंसार हमारे साथ, अंसारे, सॉरी अगर मैं आपका नाम किसी का गलत पढ़ूं तो, आरजेडी गुड ये आप लिख रहे हैं। और तो ये एक बड़ी खबर है क्योंकि बिहार की सरकार को बने और उनकी तरफ से कोई बड़ा फैसले की अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन मंत्रियों पर भ्रष्टाचार और उनके और अन्य मामलों में घिरे होने की जानकारियां बहुत हद तक आ रही हैं। तो ऐसे में क्या नीतीश सरकार के सामने जो मजबूत विपक्ष है, क्या यही चुनौतियां हैं जो एक मजबूत विपक्ष की तरफ से खड़ी की जाती हैं? इस पर आप क्या सोचते हैं ये भी मुझे जरूर बताइए। आप सभी लोग जो मुझे देख रहे हैं, आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए, अपनी टिप्पणियां लिखिए। तो अभी फिलहाल बिहार के अंदर मेवालाल चौधरी के बाद अब अशोक चौधरी एक और नए मंत्री हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के। इनका नाम अब चर्चाओं में है और इनकी पत्नी के ऊपर जो बैंक धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगे हैं उन पर अब वो सफाइयां दे रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है जो आपको मैं बताती हूँ, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। जैसे हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में एक समय पर कोरोना के बहुत ज्यादा केसेस हो गए थे और नंबर 1 था महाराष्ट्र कोरोना केसेस को लेकर। उसके बाद हालांकि अब दिल्ली इस पायदान पर है, लेकिन महाराष्ट्र के राज्यपाल से अब ये मांग की गई है कि राजभवन के अंदर जो मस्जिद है उसमें नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए, क्योंकि केसेस बहुत कम हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो कई जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें खोल दिया गया है, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिदों को खोल दिया गया है, लेकिन अभी भी राजभवन के अंदर जो मस्जिद है उसमें नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। इसकी मांग करते हुए एक रजा अकादमी है जिसने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से ये मांग की है कि राजभवन के अंदर जो मस्जिद है उसमें भी नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। अभी लोगों को अनुमति नहीं दी जा रही है, अगर 5 से 7 लोग भी अंदर एंट्री पाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें भी मना कर दिया गया है। तो ये उन्होंने अपील की है कि जब सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है तो राजभवन की मस्जिद को क्यों नहीं खोला गया है। और उन्होंने दरख्वास्त की है कि राज्य की जो सभी धार्मिक स्थल खुले हैं उससे हमें खुशी है, लेकिन हमें अच्छा तब और भी लगेगा जब उद्धव ठाकरे की सरकार और राज्यपाल से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि राजभवन की मस्जिद को भी खोल दिया जाए। बाकायदा अकादमी ने एक पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि राजभवन स्थित मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए सिर्फ 5 से 7 लोगों को अंदर जाने के लिए भी मना किया जा रहा है। लिहाजा राज्यपाल जी से ये निवेदन है कि वो कर्मचारियों को आदेश दें कि मुस्लिमों को लॉकडाउन से पहले की तरह ही राजभवन की मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। तो ये अभी तक हालांकि इस पर राज्यपाल का कोई जवाब नहीं आया है, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी है। लेकिन एक अच्छी बात कोरोना से जुड़ी हुई महाराष्ट्र से संबंधित मैं आपको बताती हूँ। महाराष्ट्र में एक समय ऐसा था जहां सबसे ज्यादा केसेस आ रहे थे, मौतों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी और हर सेक्टर के लोग जैसे पुलिस और डॉक्टर्स ये सभी बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे थे।
लेकिन अब महाराष्ट्र के पुणे में एक हर्ड इम्यूनिटी का टेस्ट किया गया, जिसमें ये पाया गया है कि अब लोगों के अंदर हर्ड इम्यूनिटी बनी है, यानी कि एक बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी की चपेट में आए, उससे ठीक हुए और उसके बाद अब उनके शरीर में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। तो पुणे के 5 इलाकों में ये सर्वे किया गया था, जिसमें 80% से ज्यादा लोगों में प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज की पुष्टि हो गई। पुणे के 5 इलाकों में लगभग 1700 लोगों में सीरो सर्वे इसे कहा जाता है, जो हर्ड इम्यूनिटी को जांचने के लिए किया जाता है। सीरो सर्वे किया गया जिसमें हर्ड इम्यूनिटी होने की बात की गई है, यानी कि अगर 100 लोगों में ये सर्वे किया जाता है, 100 लोगों का टेस्ट किया जाता है, तो उसमें से 80% लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। इसका मतलब ये है कि ये सभी इस संक्रमण से ग्रसित हुए, ठीक हुए और अब उनकी बॉडी ने लड़ने की जो क्षमता है उसे डेवलप कर लिया है। तो हर्ड इम्यूनिटी महाराष्ट्र के लोगों में बन चुकी है। यही वजह है कि वहां केसेस बहुत कम हुए हैं। और देखिए, अगर कई इंटरनेशनल एजेंसीज के अगर उनके सजेशंस की बात करें, और कई ऐसी कंट्रीज हैं जो हर्ड इम्यूनिटी को प्रमोट कर रही हैं। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप में या फिर पूरे देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बीमारी हो जाए और उसके बाद लोग ठीक होंगे और उनके अंदर एंटीबॉडीज बन जाएंगी, यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का ये एक फॉर्मूला है। जो लोग इस बीमारी को सह सकते हैं वो जिंदा रहेंगे, उनके अंदर एंटीबॉडीज बन जाएंगी। जो लोग नहीं सह पाएंगे, बहुत दुख के साथ कि उनकी मौत हो जाएगी, और ऐसा हो भी रहा है। जो लोग इस वायरस की जो इसका जो आक्रमण है, इसकी जो वॉर जो हमारे शरीर के अंदर उसने छेड़ा हुआ है, उससे अगर वो नहीं बच पाते हैं तो इस वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। और दिल्ली में हम ज्यादातर यही देख रहे हैं, स्प्रेड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो डेथ रोल भी बढ़ रहा है, जहां 131 के बाद 118 कल हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल दोज डाइड ड्यू टू दिस डिजीज। इसकी वजह से अब ये भी देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर क्या भारत के अंदर महाराष्ट्र के बाद अब क्या दिल्ली में भी इसी तरह हर्ड इम्यूनिटी अगर लोगों के अंदर डेवलप होती है, तभी ये जो विस्फोट कोरोना का इस वक्त हुआ है त्योहारों के बाद, वो हो पाएगा और उसमें कमती आ पाएगी। तो बहरहाल जो महाराष्ट्र का नाम हम सुनते थे और बहुत ज्यादा केसेस उसके बढ़ गए थे, तो उसके जुड़ी हुई ये एक अच्छी खबर है कि पुणे के 5 इलाकों में सर्वे हुआ और 80% लोगों के अंदर एंटीबॉडीज बनी हुई हैं। और शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र में जो केसेस हैं वो इस वक्त बहुत कम हो गए हैं, और क्योंकि लोग अब बहुत हद तक उससे ग्रसित हुए, उससे ठीक हुए, और अब लोगों के अंदर इस बीमारी से लड़ने की क्षमता आ चुकी है। इसके अलावा एक और ये अहम खबर है जो मैं आपको बताना चाह रही थी। महाराष्ट्र के बाद हम पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में जहां अब ममता सरकार और बीजेपी जो कि आमने सामने हैं, और हाल ही में चुनाव होने वाले हैं पश्चिम बंगाल में, और इसे लेकर जहां बीजेपी बहुत हद तक ये प्रयास कर रही है कि इस बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपना भगवा झंडा लहराएगी। और ये खुली चुनौती पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कई बार दी गई है, और पश्चिम बंगाल के अंदर हम ममता बनर्जी और गृह मंत्री अमित शाह की भी एक टसल देखते हैं। कई बार चाहे उनके कार्यकर्ताओं पर, एक दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले हों, पार्टियों की तरफ से कार्यकर्ताओं की हत्या करने के आरोप हों, ऐसी कई बातें हैं जिससे हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है बहुत दिलचस्प होने वाला है। कई मायनों में ये जो लड़ाई होगी ये देश के अंदर निर्णायक होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है एक तरफ जो टीएमसी विपक्ष है और साथ ही आप वाम दलों की भी बात कर ले तो लगातार ये उग्र राष्ट्रवाद के आरोप बीजेपी पर लगाते हैं, और बीजेपी ये कह रही है कि उन्होंने सिर्फ देश को और लोगों को विकास दिया है। और तो पश्चिम बंगाल में जनता किस पर मोहर लगाती है? क्या केंद्र की सरकार की तरफ से जो विकास के दावे किए जाते हैं क्या उन पर कहा जाता है, क्या उन पर स्टैंप लगती है जीत की, या फिर ममता बनर्जी जो बात कह रही हैं क्या उसे अप्रूवल मिलता है? तो पश्चिम बंगाल का ये जो चुनाव है ये हर मायने में बहुत खास रहेगा। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने कमेंट भी शेयर करते रहिए, जो भी मैं खबरें आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया और आपका व्यू पॉइंट भी उसमें आना जरूरी है। तो हम इसे एक इंटरेक्टिव सेशन रखने की भी काफी हद तक कोशिश करेंगे, और
एमजी जी ने लिखा है कि पूछताछ के बाद एनसीबी ने कॉमेडियन भारती सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ये आप ब्रेकिंग खबर बता रहे हैं जी, आप सही जानकारी दे रहे हैं, बट इट्स नॉट ब्रेकिंग राइट नाउ, क्योंकि कल ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्हें और उनके पति को, और उसके बाद अब उन्हें कोर्ट में 11:30 बजे का समय है जब उन्हें पेश किया जाएगा। तो जिस खबर पर हम थे उसके बारे में और आगे जानकारी मैं बढ़ाती हूँ। पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा चुनाव है, अगले वर्ष ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और पार्टी अब बंगाली गौरव का आह्वान कर रही है। टीएमसी की तरफ से बंगाली गौरव एक कैंपेन छेड़ा जा रहा है भाजपा की जो हिंदुत्व की राजनीति है उसका मुकाबला करने के लिए। पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी की तरफ से ये आह्वान किया गया है और उन्हीं के सुर में सुर मिलाते हुए अब टीएमसी के नेता ने भाजपा को बार बार बाहरी लोगों को पार्टी कहकर हमला करना उन पर शुरू कर दिया है। यानी बीजेपी को बाहरी लोग कहकर अब टीएमसी उन पर वार कर रही है, उनके ऊपर टीका टिप्पणी की जा रही है। और बीजेपी ने राज्य में पार्टी के चुनाव अभियान का जो मैनेजमेंट संभालने के लिए अपने आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया को भी अब भेज दिया है पश्चिम बंगाल में। वहीं तृणमूल कांग्रेस जो है वो शुक्रवार को अपने मंत्री ब्रात्य बसु को मैदान में उतार चुकी है और उसके बाद अब धीरे धीरे जो पश्चिम बंगाल की लड़ाई है वो इस लिहाज से बहुत दिलचस्प होती जा रही है। अब सभी बड़े नेता पश्चिम बंगाल में बीजेपी के हों वो हाजिरी लगाना शुरू कर चुके हैं। धीरे धीरे जहां कार्यकर्ता हैं उन्हें एक्टिव किया जा रहा है और माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट शुरू किया जा रहा है और साथ ही इसे लेकर अब रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। तो ये पश्चिम बंगाल का हाल है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि बीजेपी कितने भी स्टेट में अगर चुनाव हो वो उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही गंभीरता से उन चुनावों को लेती है। तो एक तरफ पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह तब पहुंचे हुए थे जब बिहार में चुनाव हो रहे थे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस हद तक वो हर राज्यों के चुनावों को गंभीरता से लेते हैं। पश्चिम बंगाल पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद कल उनका तमिलनाडु का दौरा था, क्योंकि तमिलनाडु में भी अगले साल शुरुआत में चुनाव होने जा रहे हैं और वहां पर भी वो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए पहुंचे थे। हालांकि वहां उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से पलानीस्वामी से बातचीत की, उनके साथ उनकी बैठक थी और उसके बाद एक बड़ा ऐलान ये भी किया गया कि तमिलनाडु के अंदर एआईएडीएमके के साथ चुनाव लड़ेगी बीजेपी। और यही उस बातचीत का एक जो सार था वो निकला था कल जो उनका पूरा एक दौरा रहा था अमित शाह का। हालांकि अभी अगर मैं पश्चिम बंगाल की ही दोबारा से बात करूं तो पश्चिम बंगाल में अब जो लड़ाई होगी वो टक्कर की होगी, कांटे की होगी। मंत्री ब्रात्य बसु ने सवाल उठाते हुए कहा है कि बीजेपी ने बंगाल के अपने किसी भी सांसद को पूर्ण कैबिनेट बर्थ क्यों नहीं दिया है, यानी कि बंगाल का रिप्रेजेंटेशन, पश्चिम बंगाल का रिप्रेजेंटेशन आखिर क्यों केंद्र में नहीं है, ये उन्होंने सवाल उठाया है। उनका एकमात्र उद्देश्य बंगालियों को नियंत्रित करना है, उन्हें कंट्रोल करना है ताकि हम उनके अधीन रहें। क्या हालात इतने खराब हैं कि बंगाल और बंगाली उनके आगे झुक जाएंगे, ये उन्होंने बीजेपी के लिए कहा है। क्या बंगालियों को दूसरे राज्यों के नेताओं को स्वीकार करना चाहिए, दूसरे राज्य बाहरी, ये कहकर अब बीजेपी को संबोधित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने लिखा कि जिन्हें हम पर थोपा जाए क्या हम उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। बसु ने कहा कि क्या ये यूपी या गुजरात में एक भी ऐसा मंत्री बता दें जिसका सरनेम चैटर्जी, बैनर्जी, सेन या गांगुली हो, क्योंकि वे वहां रहने वाले बंगालियों को अपना नहीं मानते हैं, वहां बंगाली बाहरी समझे जाते हैं। ममता सरकार में मंत्री हैं बसु, उन्होंने पूछा कि उत्तर भारतीय बंगालियों को तब से किनारे करने की कोशिश की जा रही है जब से सुभाष चंद्र बसु त्रिपुरी कांग्रेस में हारे थे। वहीं अब ममता बनर्जी के साथ भी दोहराया जाएगा इसे, लेकिन वे बॉस की तरह लड़ रही हैं। बंगाली राष्ट्रवाद के अतीत को कुरेदते हुए बसु ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों खुदीराम बोस और बिनोय बादल दिनेश के बलिदानों को याद किया है। उन्होंने कहा है कि सेक्युलर जेल का नाम सावरकर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने 5 दया याचिकाएं लगाई थी, लेकिन हेमचंद्र कानून को बारन घोष, उल्लासकर दत्ता के नाम पर क्यों नहीं रखा गया। तो ये अब पश्चिम बंगाल में मुद्दा बन रहा है कि आखिर
क्यों बीजेपी के जो नेता है, बीजेपी की जो सरकारें राज्य सरकारों में है, केंद्र में है, आखिर बंगालियों को कितना रिप्रेजेंटेशन दिया गया है राज्यों में या फिर केंद्र में भी, इस वजह से इन्हें थोपा ना जाए, बल्कि ये हमें बाहरी समझते हैं बाकी राज्यों में और इन्हें पश्चिम बंगाल में घुसने ना दिया जाए। तो इस तरह से अब जो चुनावी कैंपेन है वो पश्चिम बंगाल में चल रहा है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि एआईएडीएमके के साथ बीजेपी अब तमिलनाडु में मिलकर चुनाव लड़ेगी और सीएम और उप मुख्यमंत्री के साथ कल अमित शाह ने बैठक भी की थी। सूबे के मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी और उनके साथ मिलकर ये घोषणा की बीजेपी और एआईएडीएमके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और इसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी और उप मुख्यमंत्री ने एक साथ कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और उनमें जोश भरने का प्रयास किया कि अगले चुनावों के लिए, अगले वर्ष जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए दोनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। तो दोस्तों ये कुछ अभी तक की बड़ी खबरें हैं जो मैंने, संडे का वक्त है, हालांकि दिन से कुछ लोग इस दिन की शुरुआत थोड़ी देरी से करते हैं, इसी वजह से हम भी थोड़ी देरी से आपसे रूबरू हुए और काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े। और चौधरी जी आप जुड़े, थैंक यू वेरी मच अप्लॉज करने के लिए। और साथ ही एमडी जी ने लिखा है कि सावधान, दिल्ली से फरीदाबाद आने वाले लोगों का बॉर्डर पर हो रहा है कोरोना टेस्ट, बचकर निकले नहीं तो धरे जाएंगे। देखिए ये खबर भी जनसत्य न्यूज आपको दे चुका था कि नोएडा की जिस तरह से नोएडा बॉर्डर पर अब चेकिंग की जा रही है, दो बॉर्डर हैं जो कि दिल्ली और नोएडा को जोड़ते हैं, चिल्ला बॉर्डर और डीएनडी, इन दोनों पर ही रैंडम कोरोना टेस्टिंग की जा रही थी। उसके बाद कल ही ये फैसला फरीदाबाद में हो चुका था कि फरीदाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पर भी अब रैंडम कोरोना टेस्टिंग की जाएगी। लेकिन जैसा आपने लिखा कि बचकर निकले, देखिए बचकर निकलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वो रोकते भी हैं और आपका टेस्ट भी किया जाता है, वेदर यू आर नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये आपकी भलाई के लिए होगा। तो आप जरूर बच के बिल्कुल भी ना निकलें। और अगर आपसे ये कहा जाता है कि आप टेस्ट में हिस्सा लें तो आप जरूर लें, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव हुए तो आपके स्वास्थ्य को तो सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन आपके परिवार के और जहां पर आप जा रहे हैं उन लोगों के लिए भी खतरा बन सकता है। तो इस लिहाज से आप सभी को इससे बचकर निकलने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में अब दिल्ली के अगर कोरोना स्टेटस की बात कर ली जाए तो दिल्ली में पहले की तरह ही बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। आज भी जहां 7,000 के लगभग केसेस हैं जो दिल्ली में आए हैं, और यही वजह है कि दिल्ली में केसेस बढ़ने के बाद जो पड़ोसी राज्य हैं वो अब उनसे थोड़ा छिटकने लगे हैं। जैसा मैंने आपको नोएडा और फरीदाबाद का एक उदाहरण दिया है कि वहां बॉर्डर पर अब रैंडम कोरोना टेस्टिंग की जा रही है, क्योंकि दिल्ली से बहुत ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं अपने, चाहे उनका घर हो या फिर काम के लिए हो, तो दिल्ली से जो संक्रमण है वो बाकी पड़ोसी राज्यों में ना पहुंचे, इस वजह से ये टेस्टिंग की जा रही है। और एक और बड़ा फैसला लिया गया, जहां नोएडा प्रशासन की तरफ से, नोएडा के जो डीएम है सुहास एलवाई, उन्होंने एक और कदम उठाया है कि अब जो शादियों के अंदर लोगों के एकत्रित होने की संख्या है उसे भी कम कर दिया गया है। पहले ये 200 थी, अब इसे 100 कर दिया गया है। होता क्या है कि जब दिल्ली के अंदर इस संख्या को कम किया गया था, वहां 200 से 50 कर दी गई, तो काफी सारे लोग हैं, क्योंकि नोएडा में भी बहुत बैंक्वेट हॉल्स हैं, तो क्योंकि ये जिस फ्यू मिनट्स अवे, तो लोग ये कोशिश करते हैं कि नोएडा के बैंक्वेट हॉल को बुक किया जाए और वहां पर अपना सेटअप किया जाए, ताकि जो आपकी रिक्वायर्ड संख्या है वो लोगों तक इतने लोग पहुंच सके। लेकिन इसी को मद्देनजर रखते हुए खासतौर पर नोएडा प्रशासन ने यह फैसला किया है कि यहां भी संख्या को कम कर दिया, ताकि दिल्ली के लोग नोएडा भी इस वजह से ना आए। तो ये कुछ फैसले हैं जो कि आसपास के जो राज्य हैं, जो एनसीआर के क्षेत्र हैं, वहां का प्रशासन ले रहा है। और इसी में से ही मैंने आपको बताया कि नोएडा प्रशासन की तरफ से ये अब फैसला लिया गया है। और दिल्ली में भी केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन पिछले 24 घंटे में 7,000 के लगभग ही लोग संक्रमित हुए हैं, और 100 के तकरीबन ही जो मृतकों का आंकड़ा है वो था। कल सेकंड हाईएस्ट रहा है, 118 लोगों की जान दिल्ली में गई, और तकरीबन 3 दिन पहले 131 ये संख्या थी। और दिल्ली सरकार की तरफ से कल से डोर टू डोर सर्वे भी, डोर टू डोर टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है दिल्ली के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिटेक्ट किए जा सके। जो लोग संक्रमित हैं उन्हें या तो घर पर ही आइसोलेट किया जाए, या फिर जिनकी हालत क्रिटिकल है उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। तो इस तरह से अब ये प्रयास किए जा रहे हैं दिल्ली को कोरोना मुक्त करने के, दिल्ली से कोरोना संक्रमण को खत्म करने के। तो दोस्तों लगभग ये कुछ बड़ी खबरें रही हैं, बड़ी जानकारियां रही हैं। आगे भी कुछ और अपडेट होगा तो उस पर भी आपसे जुड़ेंगे। और आज बहुत दिलचस्प और बहुत ही
जानकारी से भरपूर कई रिपोर्ट्स हमारी जनसत्य न्यूज़ पर आप देखेंगे, तो उन्हें भी ज़रूर लाइक और शेयर करें, उन्हें देखें, उन्हें भी आगे लोगों तक पहुंचाएं। और फिलहाल के लिए आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।